जोंगकुक के स्कूल यूनिफॉर्म मिट्टी से गंदा हो चुका था और उसके फटे हुए स्टॉकिंग से खून निकल रहा था। जब बाईसाइकिल का घूमता हुआ पहिया रुक जाता है तो दोनों के बीच एक साइलेंस छा जाता है। जोंगकुक अपनी पतली सी तेरी आंखों से ऊपर की तरफ देखा, फिर ड्यूक किम तैयांग की तरफ झांकता है। जोंगकुक फेस पर एक तरह के बेअदबी भरा एक्सप्रेशन लेकर तैयांग को देख रहा था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सी नरमियाँ थी उसके अंदाज में। जोंगकुक जमीन से बुक्स समेटते हुए कहता है, आई एम सॉरी माई ड्यूक। जोंगकुक के पेन जमीन पर गिरा हुआ था, जिस पर ड्यूक किम तैयांग अपना पैर रख देता है और इसे अपने पैरों से कसकर जमीन के साथ प्रेस कर रखा है। जोंगकुक नीचे पेन ढूंढने लगता है, तभी उसने देखा पेन तैयांग के शूज़ के नीचे है। जोंगकुक हाथ आगे करके पेन पकड़कर इसे तैयांग के कदमों के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तैयांग की नीली आंखें जो बात करती हैं वो अब भी खूबसूरत लेडी जियोन जोंगकुक पर ही टिका हुआ है। तैयांग शांत आवाज में लिप्स पर थोड़े मुस्कुराहट लेकर कहता है, जियोन जोंगकुक। लेकिन जोंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा था। तैयांग कहता है, आई एम कॉलिंग यू आरंट आई। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, क्या तुम तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है? तैयांग मन ही मन सोचता है, अब ये लड़की भी बढ़ रही है। बचपन से जवानी तक का बदलाव तो सब में होता है, लेकिन उसके जोंगकुक के बदलते हुए रूप ने तैयांग के अंदर कुछ चुभा दिया था। किम तैयांग के लिए कुकी एक छोटी लड़की थी, वही लड़की जो हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करती थी, जो उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखती थी। लेकिन अब उस जियोन जोंगकुक जो उसके सामने खड़ी थी, उस छोटी सी लड़की का नाम और निशान भी नहीं था। उसका पतला सा शरीर जो उसके हल्की समर यूनिफॉर्म के नीचे से साफ दिख रहा था, अब ये शरीर किसी बच्ची का नहीं लग रहा था। उसके तेज गाल, होठ और हल्की सी खुशबू जो हवा के साथ आ रही थी, ये सब कुछ बदल गया था। जोंगकुक मुश्किल से खुद को उठा रहा था जब तैयांग के अंदर एक अजीब सा बेचैनी का एहसास हुआ। तैयांग एक कदम पीछे हट के उसने अपने शूज़ ठीक किए और यूनिफॉर्म से मिट्टी साफ करने लगी। भले ही जोंगकुक अब एक जवान लड़की बन गई थी, लेकिन अब भी उसकी हाइट ड्यूक के थोड़े से नीचे ही थी। तैयांग थोड़ी देर की खामोशी के बाद अचानक फिर से कहता है, जियोन जोंगकुक। जोंगकुक के कंधे तैयांग के आवाज़ सुनकर थोड़ा काँप गए। जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी माई लॉर्ड। फिर से वही शब्द रिपीट किया गया। जब जोंगकुक ड्यूक के कदमों के नीचे झुककर अपनी बिखरी हुई चीज़ें उठा रही थी, बैग, बुक्स, नोटबुक, तैयांग की नज़र उसके छोटे सफ़ेद हाथों पर गई जो मिट्टी और खून से भर गए थे। उसकी नज़र एक पेन पर अटक गई जिसे जोंगकुक ध्यान से उठा रहा था। तैयांग धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और जानबूझकर उस पेन पर और ज़्यादा कसकर पैर रख दिया। तभी जोंगकुक ऊपर देखा और उसकी आंखों में छुपी जीत और चीर तैयांग की नज़र से मिल गई। तैयांग दोबारा कहता है, जियोन जोंगकुक, आई एम टॉकिंग टू यू। जोंगकुक कहता है, यस माय लॉर्ड। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लिया। जोंगकुक पेन को उसके पैरों के नीचे से खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तैयांग हिलने की भी ज़रूरत नहीं समझी। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ कंटिन्यू माय लॉर्ड, आई एम लिसनिंग। जोंगकुक पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, लेकिन उसका शरीर काँप रहा था। उसकी हरी आंखों में जो एक घने समर जंगल की याद दिलाती थी, गुस्सा था, बेइज्जती से मिला हुआ गुस्सा। उस मोमेंट में जोंगकुक को याद आया जब ड्यूक उसके गोल्ड कॉइन के ऊपर पैर रखा था। तब भी और आज भी ड्यूक उस पर वही नज़र से देख रहा था, वही चेहरा, वही आंखें, एक हल्की सी बेआवाज़ हंसी के साथ। तैयांग अपना पैर उठाया और बिना कुछ कहे तैयांग बिना किसी टेंशन के जोंगकुक के पास से गुजर गया। उसने अपनी ऑफिसर वाली हैट पहनी
और ऐसे ही रोड पर आराम से चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन्गकुक बस एक ताक ताइयांग की तरफ ही देख रहा था और जाते जाते हुए ड्यूक किम ताइयांग की पीठ को देखते हुए जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, अगर कुछ कहना ही नहीं था तो ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी। उसके हाथों में पकड़ा हुआ पेन हल्के से हिलाया। क्या अरविश के लोग कभी मानेंगे कि ड्यूक किम ताइयांग, जिसे सब एक परफेक्ट एरिस्टोक्रेट के रूप में जानते हैं, ऐसे बिहेव भी कर सकता है। वो अपनी सारी सेविंग्स की कसम खा सकती थी कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, सब लोग उसे ही पागल कहते। जॉन्गकुक जोर से अपने होठ बंद किए और अपनी बाईसाइकिल उठाई। उसने पेन को अच्छे से साफ किया और केयरफुली अपने बैग में रख दिया। फिर उसने उस ड्यूक का पीछा करना शुरू किया जो धीरे धीरे चल रहा था। जॉन्गकुक की स्किन जो घिस चुकी थी अब बहुत तेज जल रहा था। उसे यकीन था ड्यूक पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। फिर भी वो सीधा चलने की कोशिश करता है, थोड़ा सा भी लड़खड़ाने से बचने के लिए। जॉन्गकुक बार बार अपने लेग मसल्स को फ्लेक्स कर रहा था। काश काश वो अपने लंबे पैर यूज़ करके थोड़ा तेज़ी से चलता। जब जॉन्गकुक फ्रस्ट्रेशन चाय लेने ही वाली थी तभी ड्यूक किम ताइयांग अचानक से मुड़ गया। हल्की हवा से पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और उनके बीच से छावनी रोशनी जमीन पर एक धीमी रिदम में नाचने लगी। हैरान जॉन्गकुक वही कि वही रुक जाता है। ताइयांग अपनी नज़र उसके चेहरे पर टिकाई, फिर धीरे से उसकी नज़र उसके खुले लहरते हुए बालों से उसके शरीर की तरफ फिसल गई। उसका अप राइट सीना जो तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, साइकिल का हैंडल पकड़े हुए उसके सफ़ेद कोमल हाथ, उसकी पतली सी एंकल और छोटी सी पैर, और फिर उसकी आंखें। ताइयांग कुकी के एमरल्ड जैसे चमकती हुई आंखों को कुछ लम्हों तक शांत बेहद गहरी नज़र से देखा। कुकी अब भी वही थी, एक अनाथ लड़की जो उसके स्टेट के कोने में एक डग आउट में रहती थी। लेकिन एक ज़रूरी सच था जो सब कुछ बदल रहा था। वक्त बीत गया था और वो बच्ची अब बड़ी हो गई थी, और जैसे ही उसने इस सच को अपनाया उसने जॉन्गकुक को नोटिस करना शुरू किया। अब वो कोई बच्ची नहीं थी, वो अब एक वुमेन बन गई थी। जियोन जॉन्गकुक हर साल समर में किम के मेंशन में एक फॉर्मल मीटिंग होती थी, लेकिन इस बार सब जानते थे कि आयु सिर्फ इस एक वजह से अरविश नहीं आई थी। ये मीटिंग असल में दोनों फैमिलीज के बीच एंगेजमेंट की तैयारी के लिए होती थी, ताकि अनाउंसमेंट से पहले सब कुछ क्लियर हो जाए और एक फ्रेंडली इमेज सामने आए। दोनों फैमिलीज का मकसद बिल्कुल क्लियर था और किसी ने उसे छुपाने की कोशिश भी नहीं किया, स्पेशली आयु तो बिल्कुल भी नहीं। हेलो ड्यूक किम ताइयांग। आयु पूरे शिष्टाचार के साथ ताइयांग को ग्रीट किया, जो कजिन उसके सामने खड़ी थी। वो अब एक रिफाइंड लेडी बन चुकी थी। पहले वाली छोटी चित्ती लड़की का नाम और निशान भी मुश्किल से दिखता था। ड्यूक किम ताइयांग भी फॉर्मली आयु का वेलकम करता है। वेलकम लेडी आयु। दोनों एक दूसरे को ग्रेसफुली स्माइल करते हुए देख रहे थे। इनके बीच कुछ भी नया नहीं था। दोनों ज़्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन सालों से एक दूसरे को देखते आए थे। दोनों को पता था कि किम ताइयांग और आयु दोनों ही सिर से लेकर पैरों तक एक परफेक्ट एरिस्टोक्रेट है, और वही उनका सबसे ज़्यादा रीज़न था एक दूसरे को चूज़ करने का। ताइयांग बड़ा स्किलफुली आयु को एस्कॉर्ट किया। यंग मिसेस किम अपने सर्वेंट को कहा था कि उनकी आफ्टरनून टी को मेंशन के ग्लास ग्रीन हाउस में अरेंज करे। ये उनका एक पर्सनल जेस्चर था आयु के लिए, क्योंकि आयु को ग्रीन हाउस बहुत ज़्यादा पसंद था। एक ग्रीन हाउस हमेशा उतना ही खूबसूरत लगता है जितनी बार भी मैं यहाँ आई हूँ। ऐसा लगता है जैसे डचेस मिसेस किम हेवन यही बना दिया हो। आयु बिना आवाज़ के चाय पीते हुए एक काम और ग्रेसफुल टोन में कहा,
मैंने इस जगह को सजाने में बहुत वक्त दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी होस्टेस को मिले जो इसकी वैल्यू समझे। यंग मिसेस किम भी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ जवाब देती हैं। काउंटेस अपनी बेटी की तरफ प्राउड और इमोशनल नज़र से देखा। आयु एक हल्का शर्मीला सा स्माइल दिया। मिसेस किम कहती हैं, तयंग, आयु को अरविश का स्वर्ग दिखाऊं, जैसे उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने का सिग्नल दिया हो। आफ्टरनून टी टाइम के एंड में यंग मिसेस किम धीरे से कुछ कहा। अब बातचीत पूरे स्केल पर शुरू हो चुके थे। जैसे ही तयंग अपना हाथ बढ़ाया, आयु ग्रेसफुली अपने लेस वाले ग्लव्स से कवर हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिए। उस मोमेंट पे तयंग के दिमाग में एक दूसरा इमेज फ्लैश होता है। वो पेल हाथ जो धूल और खून से भरे हुए थे, और फिर वो इमेज गायब हो गया। दोनों गार्डन के ट्रेल पे वॉक करते हुए किसी हल्की फुल्की टॉपिक पर बात कर रहे थे। मार्बल माउंटेन से हल्की सी पानी की धारा बह रही थी। ग्लास ग्रीन हाउस के बीच बर्ड्स के आवाज़ उस दोपहर की सुकून भरी हवा में घुल गए थे। आयु चुपके से तयंग की तरफ देख रही थी। चाहे उसके चेहरे पे हमेशा एक काम स्माइल होती थी, लेकिन उसके असली इमोशन समझना मुश्किल था, और उसका एटीट्यूड दुनिया के लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। वो आदमी था एक्सट्रीम पोलाइटनेस का, लेकिन उसी के अंदर छुपी थी एक ऐसी एरोगेंस। गाइस, इससे पहले मैं स्टोरी आगे कंटिन्यू करूं और एक्सप्लेन करूं, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूं। अगर मैं वीडियो के एंड में कुछ कहूँगी और वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ कहूँगी तो बहुत लोग इसे स्किप कर देते हैं और बिना सुने और अच्छी तरह से जाने फिर से वही कमेंट बार बार रिपीट करने लगता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं वीडियो के बीच में कह रही हूँ, इसमें जॉन्गकुक बॉय है, गर्ल नहीं है। और एक बात क्लियर कर दूँ, अभी भी जॉन्गकुक को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो बचपन से जिस तरह से बड़ा हुआ है वो खुद को वही समझता है। मतलब जॉन्गकुक खुद भी अपने आप को एक गर्ल समझता है। और अभी ये अनफोल्ड नहीं होगा, क्योंकि आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है। मैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और अभी से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। एक बार मन करता है कि आप सबको बता दूँ, लेकिन सस्पेंस अगर मैंने बता दिया और इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर अभी मैंने रिवील कर दिया तो स्टोरी में क्या रह जाएगी, है ना। तो आप लोग आगे की स्टोरी के लिए इंतज़ार करो। कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। ओके, तो चलो स्टोरी पर वापस चलते हैं। जो कभी किसी के आगे झुकी नहीं थी, आयु के लिए तयंग एक इंटरेस्टिंग स्टडी ऑब्जेक्ट बन चुका था। आयु ब्रांचेस पर बैठे कलरफुल बर्ड्स को देखते हुए कहती है, ग्रीन हाउस के बर्ड्स कितने प्रीटी है ना। तयंग तभी नोटिस किया कि ग्रीन हाउस में इतने बर्ड्स भी हैं। अरबिश की करंट होस्टेस मिसेस किम बर्ड्स से उतना ही प्यार करती थी जितना रोजेस से। जैसे गार्डनर्स का काम था रोजेस ग्रो करना, वैसे ही जू कीपर्स बर्ड्स का ध्यान रखते थे। मिसेस किम का रूल सिर्फ एक ही था, व्यू एंजॉय करना। ये था मिसेस किम का आइडियल वर्ल्ड, दूसरों के किए हुए काम का सुकून लेना। आयु अपनी पाम पे बैठे छोटे बार्ड को देखते हुए कहता है, ये बार्ड कितना काम है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तयंग कैजुअली सराउंडिंग्स का सर्वे करता है। उन्हें भी नोटिस हुआ कि ग्रीन हाउस के बर्ड्स काफ़ी डोसाइल विनम्र थे। विंडो ओपन होने के बावजूद कोई भी बर्ड उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। हैरानी की बात है, सब पीसफुली गा रहे थे। फिर उसने देखा एक ग्रे हेयर्ड जू कीपर आयु के सामने आकर कहता है, मैं इनके विंग्स काटता हूँ मैडम। जब विंग्स नहीं होते तो ये उड़ नहीं पाते, ना भाग सकते हैं, ना रेजिस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में ये टेम्प्ट हो जाते हैं। आयु सरप्राइज होकर कहती है, विंग्स, क्या उन्हें दर्द होता है। जू कीपर कहता है, मैं सिर्फ फेदर्स कट करता हूँ, ना कि स्किन। तो कोई
कोई भी बर्ड्स को पेन नहीं होता। एक्चुअली ये बर्ड्स के लिए अच्छा ही है, वरना ये गलती से किसी डेंजरस जगह उड़ जाते और हर्ट हो जाते। अब चाहो तो मैं डेमो दे सकता हूँ। आयु ट्विंकलिंग आंखों के साथ कहती है, लॉर्ड तयंग, क्या ये ठीक होगा? तयंग कैजुअली कहता है, एज यू विश माई लेडी। जू कीपर उन्हें ले गया एक बड़े केज तक जहाँ कुछ बर्ड्स के विंग्स अभी तक अनकट थे। उसने एक ब्राइट येलो बर्ड केज से उठाया और वर्क बेंच पर ले आया। तयंग कहता है, कौन सी स्पेशीज है? कौन सी जात के? जू कीपर कहता है, कैनरी। मास्टर, एक प्यारी सिंगिंग बर्ड है ये। जू कीपर छोटी सी हैंडकर चिप से बर्ड की आंखों को कवर किया और एक हाथ से उसके विंग्स को फैला दिया। दूसरे हाथ से शार्प सीजर उठाई और बिना हेजिटेशन के फेदर्स कट करने लगा। फेदर्स वर्क बेंच पर गिर गए। दूसरा विंग भी काट दिया गया। बर्ड को छोड़ दिया गया। बर्ड डेस्परेटली विंग्स फ्लैटर्स किए, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं उड़ पाया। धीरे धीरे नीचे गिर गया। बर्ड कई बार उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार गिर जाता है। तयंग धीरे से झुककर फ्लावर बेड के कॉर्नर में पड़े उस पेंटिंग येलो बर्ड को उठाया। बर्ड उसके पाम में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसका चीखना सॉन्ग नहीं लग रहा था, वह एक स्क्रीम जैसे सुनाई दे रहा था। जू कीपर कहता है, ये आसानी से टेम्ड नहीं होती मास्टर, इसे क्लिपिंग के आदत डालने में थोड़ी वक्त लगता है। तयंग उस छोटी सी छाटी फूली बर्ड को जू कीपर के हवाले कर दिया। जू कीपर कहता है, क्या आप टेम करना चाहती है मिस? जू कीपर बर्ड को हल्के हाथ से थपथपाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करता है। आयु कहती है, मुझे जानवर को ऑब्जर्व करना पसंद है, टेम करना नहीं। आपने मेरी क्यूरियोसिटी दूर कर दी, थैंक यू। आयु शिष्टता से मना कर दिया और पलट गई। चलिए अब वापस टी टेबल की तरफ चलते हैं। इस बार आयु पहली बार अपना हाथ बढ़ाया। उस पल तयंग के दिमाग में एक बार फिर से उस सुंदर मूर्ति जैसे हाथ की तस्वीर फ्लैश हुई, जो कभी धूल और खून से भरा था। फिर वो याद धुंधली हो गई। जाते वक्त तयंग अचानक जू कीपर को एक ऑर्डर देता है, इसे मेरे बेडरूम में ले जाओ। जू कीपर कहता है, माफ़ कीजिए माय लॉर्ड। जू कीपर की आंखें तयंग के अचानक कहे गए शब्द से फैल गई, दिस बर्ड। तयंग आधे खुले आंखों से बर्ड की तरफ इशारा किया, दिस बर्ड, मेरी कैनरी। दूसरी तरफ जॉन्गकुक अपने कोम किए हुए सुनहरे बालों को एक टाइट पोनीटेल में बांध दिया। उसके बाद उसने एप्रॉन पहना और अपनी बड़ी सी टोकरी को उठाना नहीं भूला। मैं अब इस तप का अंत कर दूंगी, अपने आप से कहते वक्त जॉन्गकुक का चेहरा काफ़ी सीरियस लग रहा था। ड्यूक किम तयंग के आने के बाद लेडी आयु भी कुछ दिन पहले आर्विश पहुंच चुकी थी। इस वजह से जॉन्गकुक काफ़ी बिजी हो गई थी। उसे जंगल के सारे रास्पबेरीज एक जगह इकट्ठा करने थे, ताकि ना तो वो ड्यूक किम तयंग से टकराए, ना लेडी आयु के बुलाए जाने से पहले उसका काम अधूरा रहे। खुशकिस्मती से दोनों अभी काफ़ी बिजी थे। दोनों अपने एंगेजमेंट को पब्लिक करने की तैयारी में बिजी हैं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।